हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एसएसटी क्लासेस। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर सीडीपी क्लासेस तो चल ही रही हैं, साथ में अगर एसएसटी क्लासेस भी आप शुरू कर दें तो बहुत बेहतर हो। तो डियर फ्रेंड, आपकी डिमांड पे हम आज से एसएसटी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमने चुना है इतिहास को। पहले हम हिस्ट्री कवर करेंगे। हिस्ट्री की आज ये क्लास फर्स्ट रहने वाली है। इस क्लास को जरूर देखिएगा, पहली क्लास है, आपको बहुत मजा आएगा। इसके बाद वाली क्लासेस आप अपने आप अटेंड करते चले जाओगे। आइए शुरू करते हैं, देखिए क्लास को। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि हम जो ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं, इसमें जो ये हमारे द्वारा तैयार किए गए खुद के नोट्स हैं, मैं उन नोट्स से ही आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आप चैप्टर को पढ़ने के बाद ये समझ पाएंगे कि इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे देखिए, चैप्टर खत्म हुआ, फिर हमने लास्ट में क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 को जो क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, फिर हम लोग चैप्टर सेकंड पे पहुंचेंगे। हमने इमेजेस के माध्यम से और बहुत पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं, बस पॉइंट टू पॉइंट समझ करके, ताकि आपके जो थ्योरी के 40 नंबर होते हैं एसएसटी में, वो 40 के 40 आपके कवर हो जाएं। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने ये नोट्स तैयार किए, जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट में 15 दिसंबर 2024 जो इससे पहले सीटेट परीक्षा हुई, उसमें ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया और हमने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे नोट्स हैं यहीं से पूछे गए थे। ओके, ये हिस्ट्री की जो पीडीएफ है, हिस्ट्री की है ये, और इसमें 6, 7, 8 तीनों क्लास की हिस्ट्री को हमने कवर किया है, और ये 230 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, ये जो हमारे नोट्स हैं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने ले लिए हैं। यदि आप में से कोई रहता है जिसने अभी तक ये नोट्स नहीं लिए हैं, तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 यहाँ व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नोट्स के लिए आपको कुछ फीस पे करनी होगी, एंड 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास। बहुत वैल्यूबल क्लास होगी आपके लिए। चलिए, पहला हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है हमारा प्रारंभिक कथन की बात होगी। क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ, इन सब चीजों को हम लोग जानने वाले हैं। आइए समझते हैं, लोग आखिर रहते कहां थे। देखिए, नर्मदा नदी, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कि बहुत लंबे समय से नर्मदा नदी के तट पर लोग रह रहे थे। ठीक है, यहां रहने वाले शुरुआती लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। जो लोग वर्षों पहले, लाखों वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे, उनमें से कुछ लोग जो थे वो कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब होता है ऐसे लोग जो चीजों को अच्छे तरीके से इकट्ठा करना जानते हैं। ठीक है, यहां पे कुशल का अर्थ क्या होता है? निपुण या किसी चीज में माहिर होना। संग्राहक का अर्थ होता है चीजें जमा करने या इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, जो चीजों को इकट्ठा करने में निपुण है, माहिर है। ऐसे लोग यहां पे थे। ठीक है, जो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रहण किया करते थे। अर्थात ये जो कुशल संग्राहक थे, ये जंगल से फल, जड़ें, लकड़ी, औषधि और दूसरी जो उपयोगी वस्तुएं हुआ करती थी, उन्हें बहुत समझदारी से इकट्ठा किया करते थे, क्योंकि इनको पता था कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है, कब मिलती है और उसे कैसे सुरक्षित रखना है। क्योंकि हर चीज हर मौसम में नहीं मिलती थी। इनके खाने के लिए भी कुछ ऐसे फ्रूट, फल होते थे, कुछ ऐसी चीजें होती थी जो मान लीजिए महीने 2 महीने के लिए जंगल में मिलती थी, उसके बाद नहीं मिलती थी, तो ये उस चीज को स्टोर कर लिया करते थे। ठीक है, तो जंगल के बाकी उत्पाद भी ये यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट अर्थात शिकार भी किया करते थे। क्या करते थे? जानवरों का शिकार किया करते थे। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि नर्मदा नदी के किनारे बहुत लंबे समय से लोग रह रहे थे। ठीक है,
और वहां पर रहने वाले लोगों में से कुछ अच्छे कुशल संग्राहक थे जो चीजों को अच्छे ढंग से उनका संग्रहण करना, उनको सुरक्षित रखना जानते थे। जंगल के औषधि हो गई, फल फ्रूट हो गए और बहुत सारी चीजें, अपने काम की चीजों को इकट्ठा किया करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। सिंपल सी बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी की बात है। अगला पॉइंट लीजिए, उत्तर पश्चिम की सुलेमान, किधर की? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? गेहूं और जौ। कहां? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में। कब? 8000 वर्ष पूर्व क्या उगाया गया? गेहूं और जौ। इन फसलों को सबसे पहले यहां पे उपजाना शुरू किया गया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया था। और ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, ठीक है। जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियां हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। इन्होंने भेड़, बकरी, गाय बैल जैसे जानवरों को भी पालना शुरू किया प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट लीजिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। किसकी बात हो रही है? उत्तर पूर्व की बात हो रही है। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां में कुछ ऐसे दूसरे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? एग्रीकल्चर का विकास हुआ, कृषि, खेती का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। ध्यान रखिएगा, क्या उपजाया गया? चावल। कहां उपजाया गया? उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा अनाज उपजाया गया? चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। कहां? विंध्य जो पहाड़ियां हैं इनके उत्तर में ये स्थान स्थित थे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, यहां सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया। और उत्तर पूर्व में जो विंध्य पहाड़ियां हैं, यहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, ठीक है। दोनों को याद रखिए, रट लीजिए। ओके, याद ना हो तो रट्टा मार लेना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा जरूर। आइए अब बात करते हैं सिंधु और इसकी सहायक नदियां। अच्छा, ये जो सहायक नदियां शब्द आया, सहायक नदियां, ये क्या होती हैं? सहायक नदियां का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, ये जो जैसे एक बड़ी नदी जा रही है, ये जा रही है एक बड़ी नदी, ठीक है। अब इसमें जो छोटी छोटी नदियां जाकर के इसमें मिल जाती हैं, एक नदी ये मिल गई, एक नदी यहां से जाकर के इधर, अब ये इसमें मिल गई, ठीक है, ये इसमें मिल गई, एक नदी कोई छोटी इधर से आ रही है, वो आकर के इसी में मिल गई। तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ना सर, ये इस बड़ी नदी की सहायक नदियां हो गई। ये छोटी छोटी नदियां जो 3 आई हैं, ये इस बड़ी नदी की कौन हो गई? सहायक नदियां। ये इसको सहायता दे रही हैं, ठीक है, इनको कहते हैं सहायक नदियां। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। कहाँ की बात हो रही है? गंगा की। और गंगा की जो सहायक नदियां थी, इनके किनारे, समुद्र के किनारे नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 2500 साल पहले हुआ था, ठीक है। गंगा के दक्षिण में, किसकी बात हो रही? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जिसको आज हम बिहार कहते हैं। किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से जाना जाता था, जो आज बिहार के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए देश के नाम की बात कर लेते हैं। बहुत चुनिंदा पॉइंट लिखे गए हैं, जहां से पेपर आपका बनता है वही पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, बाहर का एक पॉइंट नहीं लिखा गया। आइए शुरू करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अपने देश के लिए हम अक्सर इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल, अपने देश के लिए हम या तो इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं या भारत शब्द का प्रयोग आमतौर पर हम लोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कहां से? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों
और यूनानियों ने सिंधु को हिदोश अथवा इंदोश और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। समझिए पॉइंट को, लगभग कब की बात हो रही है, 2500 साल पहले की। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे, कौन, ईरानी और यूनानी थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सिंधु को हिंदोश कहा अथवा इंदोश कहा और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि का जो प्रदेश था उसको इन्होंने इंडिया कहा, ठीक है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे उनका एक समुदाय था, उस समुदाय को संबोधित करने के लिए भरत नाम दिया गया, उनको भरत नाम से जाना जाता था, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं और ये उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी यूनानी, इन्होंने सिंधु को हिदोश या इंदोश कहा और इसी नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश जो था उसको इंडिया कहा गया। और भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उनके एक समूह के लिए भरत नाम का प्रयोग किया गया, ठीक है। पूछ लेगा भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो रचना है ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लग गया था, ठीक है। तो शुरुआत में आप समझ गए कैसे इन शब्दों का प्रयोग हुआ। आइए अब बात करते हैं बहुत अहम पॉइंट, मैन्युस्क्रिप्ट्स की, पांडुलिपि की बात करते हैं, जहां से ना पेपर बचता है ना क्वेश्चन बच सकता है, पेपर पूछेगा जरूर। पांडुलिपि की बात करते हैं। पांडुलिपि क्या होती है, पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पहले जो पुस्तकें थी उनको कैसे लिखा जाता था, हाथों से लिखा जाता था, हाथों से लिखे जाने की वजह से उनको पांडुलिपि कह दिया गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स कह दिया गया। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है। क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। यह शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ, से निकला है, ठीक है। जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है ये लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ है, इससे निकला हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको कह दिया गया पांडुलिपि, क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी किताबें। ये पांडुलिपियां अक्सर ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती हैं। ध्यान दीजिए, ये जो पांडुलिपियां थी, जो किताबें हाथ से लिखी जाती थी, ये अक्सर ताड़पत्रों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक भुर्ज नाम का पेड़ होता था, ठीक है। उसकी जो छाल होती थी ऊपर की, उससे छाल से विशेष तरीके से तैयार एक भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जैसे ये सामने लिखी हुई पांडुलिपि आप देख पा रहे हैं। ये क्या है सर, ये एक पांडुलिपि है, ठीक है, जिसको कैसे लिखा गया है, हाथ से लिखा गया है। क्या है ये साफ साफ नजर आ रहा है कि किसी पेड़ की ये छाल है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कई वस्तुएं अतीत में बनी, अतीत मतलब पास्ट में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो चीजें पास्ट में बनी उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। सर पुरातत्वविद क्या करते हैं, पुरातत्वविद जो हैं ये पत्थरों से, ईंटों से जो बनी इमारतें हैं या इमारतें बर्बाद हो गई, कुछ अवशेष उनके बचे, ठीक है, और कुछ चित्र बच गए, कोई टूटी फूटी मूर्तियां बच गई, तो ये उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि ये सब कैसे हुआ, क्या क्या होगा, पहले ये मूर्तियां किस पूजा पाठ में काम आती होंगी, इन चित्रों का क्या प्रयोग होता होगा, ये कैसा अवशेष बच गया, कोई बर्तन बच गए, है ना, और घरेलू सामान कोई बच गया, तो उससे ये लोग पता लगाते थे कि पहले का समाज कैसा रहा होगा। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी क्या करते थे कि पहले लोग कैसे औजार प्रयोग करते थे, कैसे हथियारों का प्रयोग होता था, कैसे बर्तन होते थे, किस प्रकार के आभूषण लोग पहनते थे, सिक्के पहले कैसे चलते थे, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए छानबीन भी करते हैं, खुदाई भी करते हैं। कौन करते हैं सर, ये पुरातत्वविद करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढने का काम करते हैं और ढूंढते हैं।
आइए इतिहास और तिथियों की बात कर लेते हैं। देखिए पॉइंट है कि अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है और इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पहले। लिखा ना, ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पहले की जो बातें हैं, पहले की जो तारीख है उसको ईसा पूर्व कहते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई मतलब कॉमन एरा, ठीक, और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य सा हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग कब हुआ, लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इस प्रकार की जो तिथियां हैं उनका प्रयोग भारत में 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। तो ये तिथियों की एक सामान्य सी जानकारी आपको होनी चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मिल गया क्वेश्चन, कहता है कि वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो अतीत में बनी प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। तो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडस शब्द को संस्कृत में डैश कहा जाता है। इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे हमने बताया इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्वेश्चन यहीं से पूछा गया, कहाँ से, संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंधु को टिक कर देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो, 7 जुलाई 2024 में पूछा गया है, ठीक है, जो दिसंबर से पहले परीक्षा हुई थी। कहता है कि इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने अथवा लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई इतिहास की गूढ़ लिपि का, जो लिपि लिखी गई इतिहास की, जो पुरानी लिपि है उसका क्या मतलब है, वो जो लिखा गया उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, उसको पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाते हैं, उसका मतलब निकालने में, उसका मतलब समझने में, उसका अर्थ निकालने में, है ना। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है, अर्थात उनके काम के बारे में कौन सा पॉइंट इसमें गलत है। भवनों, चित्रों, जो पेंटिंग्स हैं एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, ये बात तो इनके बारे में सही है भाई। जो पुरातत्वविद हैं वो क्या करते हैं, पुरानी इमारतें हो गई, पेंटिंग्स हो गई, मूर्तियां हो गई, बर्तन हो गया, जो भी अवशेष बच गए ये उनका अध्ययन करते हैं, ये बात ठीक है। औजारों, हथियारों, बर्तन, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं, ठीक है। जानवर, पक्षी, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, कौन, पुरातत्वविद। ये तो सारे पॉइंट इनके बारे में सही हैं। लिखित सामग्री, लेखों की जांच करना, नहीं ये बात गलत है, ये इनके बारे में सही नहीं है। जो पुरातत्वविद हैं वो ये सारे काम करते हैं लेकिन लिखित सामग्री या जो लेख है उसकी जांच ये नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 7 जुलाई 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब यहाँ से हमारा चैप्टर सेकंड शुरू होता है। चैप्टर सेकंड कंप्लीट करेंगे, फिर चैप्टर सेकंड के जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, देखिए कितने ये क्वेश्चन हमारा देखिए पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट को एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। ये देखिए 15 दिसंबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, फिर ये 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरीके से जो क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए हैं चैप्टर से वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। क्या कहता है चैप्टर सेकंड, पढ़िएगा। कहता है कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, अर्थात देखिए आखेट खाद्य संग्रह से, पहले लोग क्या करते थे, शिकार करके अपने भोजन का अपना पेट भरते थे। बाद में ये इन्होंने भोजन उत्पादन करना कैसे सीखा, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। कहता है आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, क्या रीजन था कि वो इधर उधर घूमा करते थे। देखिए हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कब रहते थे, 20 लाख साल पहले जो इस उपमहाद्वीप में रहते थे, हम उनके बारे में जानते हैं।
आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब होता है शिकार करके अपना जो भोजन है उसको संग्रहण कर लिया करते थे। ठीक है, कि ये जो है शिकार करके किसी जानवर को मार करके फिर उसको रख लेते थे कि आगे हमें खाने में काम आएगा। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, आखेटक खाद्य संग्राहक, क्योंकि वो भोजन का इंतजाम करते थे। ऐसे जानवरों का शिकार करते, फिर उन्हें खा करके जो बच जाता उसको बढ़िया से स्टोर कर लेते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ा करते थे। क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल खाते थे, मूल है ना, जड़ें खाते थे, दाने मिल जाएं, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे, उनका वो लोग सेवन किया करते थे। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। क्यों घूमते रहते थे? भोजन की तलाश में, है ना। मान लीजिए आज यहाँ रह रहे हैं और आस पड़ोस, जब एक जगह लोग रह रहे हैं तो उसके आस पड़ोस के जो जानवर रहेंगे, जो फल फूल रहेंगे, वो सब खा जाएंगे ना। कोई तालाब है वहाँ मछलियाँ हैं तो उसकी मछलियाँ भी खा जाएंगे। फिर जब यहाँ के चारों तरफ के जानवर, पेड़, जानवर, फल फूल सब खा जाएंगे तो फिर इन्हें क्या करना होगा? अब इस स्थान को छोड़कर ये दूसरे स्थान पर चले जाते थे जहां इनको फिर से जानवर मिले, खाने के लिए फल मिले, जड़ें मिले, पक्षी मिले, मछलियां मिले, वहां ये चले जाया करते थे। इसलिए ये इधर उधर घूमा करते थे। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ऐसी चीजें भी पुरातत्वविदों को मिली हैं। ठीक है, लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। लोगों ने क्या किया? अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियां और हड्डियों के औजार बनाए थे। क्यों बनाए थे औजार? ये औजार एक तो पहली बात अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरे जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए भी इन्होंने औजार बनाए। ठीक है, पत्थरों के औजार बनाए, लकड़ियों के औजार बनाए, हड्डियों के औजार बनाए, और पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। पत्थरों के जो औजार होते थे उससे कई काम करते थे। एक तो अपनी सुरक्षा भी हो जाती थी, दूसरी बात खाने के लिए अगर किसी पौधे की जड़ को निकालना है उसको खोदने में भी उसका प्रयोग करते थे। तीसरी बात, जो इस तरीके का नुकीला औजार बनाते थे ताकि जानवरों की खाल जो है उसकी सिलाई करके उसको पहनने के योग्य बनाया जाए, इसलिए भी ये पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। तो पूछ लेगा आपसे कि पत्थरों के औजारों का उपयोग किस तरीके से होता था। बाएं, यानी कि ये देखिए यहाँ पे इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस तरीके का औजार ये नीचे की जो जड़ें होती हैं उनको खोदने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, और इधर दाएं साइड में आप देख रहे हैं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इस प्रकार के औजार का प्रयोग होता था ताकि उस खाल को पहनने के काम में लिया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट भीमबेटका से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। आधुनिक मध्य प्रदेश की बात है भीमबेटका। देखिए, इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं, तो आपको क्या आंसर देना है? भीमबेटका, या लिखा हो कि आधुनिक मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भीमबेटका कहाँ? आधुनिक मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। कहाँ मिली हैं? भीमबेटका में। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, इसलिए वो भीमबेटका की गुफाओं में रहते थे। ये गुफाएं कहाँ हैं? नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ हैं? नर्मदा घाटी के पास हैं। ठीक है, पुरास्थल क्या होता है सर? पुरास्थल बता दीजिए। पुरास्थल होता है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जहां औजार, कोई टूटे फूटे औजार जो बच गए पुराने समय के वो मिले, बर्तन मिल गए, कोई इमारतें जो खंडहर बन चुकी हैं वो इमारतें मिल गई टूटी फूटी थोड़ी बहुत, है ना। तो उनसे चीज़ों को पहचानने में आसानी हो जाती, किस तरीके के लोग पहले प्रयोग करते थे चीज़ों को, कैसे रहते थे, खाते पीते थे, किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, तो ये सारे अवशेष यहाँ मिल जाते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो उन्हें वहीं छोड़ करके चले गए।
क्योंकि जो जरूरत की चीज़ें हो गई वो लिए चले गए होंगे, हर चीज़ तो ले जा नहीं सकते, तो वो उनको वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर भी मिल जाती हैं, ज़मीन के अंदर भी मिलती हैं, ठीक है। कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। औजार, बर्तन, इमारत, हो सकता है पहले वहाँ अच्छी बढ़िया जगह हो तो वहाँ वो छोड़ गए हो, बाद में वहाँ से नदी बहने लग गई हो, है ना, बाढ़ आ गई हो तो वो पानी में डूब गए, तो इस तरीके से पानी में भी चीज़ें पाई जाती हैं। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। राख के अवशेष कहाँ मिले? कुरनूल गुफा में। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, रट लीजिए। राख के अवशेष कहाँ मिले? कुरनूल गुफा में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, ठीक है। आइए नाम और तिथियों की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, नहीं पॉइंट कहता है, आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं सर। आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो प्राचीन जो पत्थर हुआ करते थे वहीं से ये नाम निकला है पुरापाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल, पुरा प्राचीन, पाषाण पत्थर। पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान तक, ये इस बीच का जो समय है उसको कहते हैं पुरापाषाण काल। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। आरंभिक पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। पर्यावरणीय बदलाव अर्थात मौसम का बदलाव देखने को मिलता है ना। और जैसे वातावरण हो गया, बारिश, धूप किस तरीके से चेंज हुई, एंड इन सब चीज़ों का जो बदलाव जहाँ पे देखने को मिलता है उसको कहते हैं पर्यावरणीय बदलाव। पर्यावरणीय बदलाव को ठीक से समझिए, यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इस लाइन को समझिए। कहता है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। पर्यावरणीय बदलाव का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ प्रकृति और वातावरण में बदलाव हुए। कहाँ? प्रकृति और वातावरण में परिवर्तन आया, यानी जब मौसम, टेम्परेचर, बारिश और पेड़ पौधों की नई नई प्रजातियाँ उगने लगी, जानवर हो गए, नदियाँ और जो ज़मीन है इसकी भी स्थिति बदलने लगी, तो ये उसी को पर्यावरणीय बदलाव यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। आमतौर पर जैसे जब ठंडा मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा, बर्फ़ पिघलने लगी और जंगलों में नए नए पौधे उगने लगे, जब जानवरों की कुछ प्रजातियाँ खत्म हुई, नई प्रजातियाँ पैदा हुई, तो ये सब पर्यावरणीय बदलाव थे, ठीक है। ये सारे पर्यावरणीय बदलाव जब हुए इसको मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहा गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इसी टाइम पे इंसान के जीवन जीने का तरीका भी बदल गया। वो अब केवल शिकार नहीं करता था बल्कि खेती और पशुपालन की ओर भी बढ़ने लग गया, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि 99% कहानी हमको यहीं पे मिलती है। ओके, क्लियर? ठीक है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु पाषाण कहा जाता है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। कब से होती है? लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। घरेलूकरण का मतलब क्या होता है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की जो प्रक्रिया है उसको घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ओके, पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते चले गए। अर्थात जो पाले गए जानवर हैं वो जंगली जानवरों से धीरे धीरे अलग होते चले गए, उनमें चेंजेस आते चले गए। कृषि के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए अपनाए गए पौधे प्लस जंगली पौधों में अंतर देखने को मिला। ऐसे पशु जो पालतू हो गए और जो जंगली रह गए उनमें भी अंतर देखने को मिला। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में
पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, जो पालतू जानवर हैं उनके दांत और सींग छोटे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दांत हैं ये पालतू जानवर के दांत हैं और ये जो दांत हैं वो जंगली जानवर के दांत हैं। इनमें अंतर हो जाता है। एक जंगली जानवर है क्योंकि उसके दांत इसलिए बड़े रहते हैं, वो चीज़ों को चीरता है, फाड़ता है, बड़े बड़े जानवरों को मार के खाता है, इसीलिए उसके दांत बड़े रहते हैं। जो घरेलू हो जाता है उसको शुद्ध भोजन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके दांतों में ज़्यादा मेहनत पड़ती नहीं, उसके दांत अपने आप छोटे होते चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्थायी जीवन की ओर लोग बढ़ने लगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया ना, ऊपर मैंने बताया कि इंसान के जीवन जीने का तरीका यहाँ पे बदल गया, तो यहाँ पे लोग स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। इसके निशान मिले हैं, झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। रट लीजिए इस लाइन को, तुरंत लिख लीजिए। कहाँ के लोग? बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे घर कौन बनाते थे? बुर्ज होम के लोग। और फिर इसको नाम क्या दिया गया? गर्तवास। जो घर गड्ढे के नीचे होते थे उनको गर्तवास कहा जाता था। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, यानी कि जो पुरापाषाण युग के जो उपकरण हैं, जो औजार हैं, ये उन औजारों से अलग हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। पॉलिश करके उसकी धार को और ज़्यादा पैना कर लिया जाता था। ठीक है, तेज धार वाला बना लिया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज भी हमारे गांव में बहुत ओखली और मौसल जो है कहीं ना कहीं मिल जाता है, क्योंकि हमारी जो दादी लोग थी वो ओखली मूसल का प्रयोग किया करती थी। ठीक है, आज भी गांव में मिल जाएगा, शहरों में तो शहरों के लोग तो जानते भी नहीं होंगे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, क्योंकि इंसान के जीवन जीने का तरीका यहाँ पे धीरे धीरे बदल रहा था। ठीक है, आइए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु की कहानी पढ़ते हैं। देखिए, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कहाँ है सर? मेहरगढ़ जो है ये ईरान जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, उस पर स्थित है। बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। कहाँ? मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ये जो मेहरगढ़ के घर का एक चित्र है आपके सामने, कैसा चित्र है? मेहरगढ़ के घर का चित्र है। इसमें चौकोर और आयताकार घर होते थे। चौकोर, ये देखिए चौकोर घर हैं। ये कैसे कमरे हैं? चौकोर कमरे बने हुए, बिल्कुल चौकोर है, देखो। ठीक है, चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। जब व्यक्ति मर जाता था तो मृतक के जो सगे संबंधी होते थे वो उसके प्रति सम्मान जताते थे। और लोगों की पता क्या आस्था होती थी? लोगों की आस्था होती थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। आदमी मर गया, उसके बाद भी उसका जीवन है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? आदमी मर गया, उसके साथ कुछ सामान रख दिए जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में तो एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ये देखिए, ये एक मृतक है और उसके साथ ये देखिए बकरियां 2 रखी गई हैं। ठीक है, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा कि ये बेचारा मर तो गया लेकिन आगे खाएगा क्या, इसलिए उसके साथ उन्होंने 2 बकरियां भी रख दी कि जा अब तू वहां पे इन बकरियों को खा लेना। ऐसी जो है लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए मृतक के साथ देखिए बकरियां भी मिली हैं कि ये बाद में बकरियां इसके खाने के काम आएंगी। तो ये मेहरगढ़ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस पर चलते हैं। कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? क्यों लोग मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाते थे? देखिए, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और ये बाद में भी चीज़ों को खाएगा या यूज करेगा, इसलिए उसके साथ कुछ सामान भी रख दिया जाता था। इसीलिए मृतकों को उनके साथ सामान रखा जाता था। ठीक है, परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी इसलिए रखते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था? नहीं। मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ABC को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला पॉइंट है, अच्छा ये जो क्वेश्चंस में हमने जो राइट आंसर पहले से ही उस डिफरेंट कलर से इसको दर्शाया है, इसका अर्थ ये है कि जो हम बच्चों को नोट्स देते हैं उनको आंसर ढूंढने में परेशानी ना हो, इसलिए हम पहले ही आंसर को डिफरेंट कलर से उसको हमने शो किया है। तो ABC, पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जी बिल्कुल, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो पुरापाषाण काल है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। जी बिल्कुल, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जी बिल्कुल, ये हमारे तीनों ही पॉइंट सही हैं, हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था। ABC सभी ऑप्शंस हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है निम्न में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या करता है? हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था पुरा स्थल, तो वो स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों उसे हम पुरा स्थल कहते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, कथन A और R पर विचार कीजिए। कहता है आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। जी बिल्कुल घूमते रहते थे, क्योंकि जब एक जगह उनका खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती थी, जानवर, पेड़ पौधे, फल फूल है ना, पक्षी खत्म हो जाते थे, तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे। किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। जी बिल्कुल संभव है, इसीलिए वो इधर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। संभव इसलिए है कि जहां भाई जनसंख्या रह रही है 10-12 यानी कि 100-150 लोग रह रहे हैं या जितने भी, तो वो आसपास की चीज़ों को खाएंगे, है ना, तो वो चीज़ें धीरे धीरे गायब हो जाएंगी, फिर इसीलिए वो दूसरी जगह चले जाते थे। A और R दोनों सही हैं, A की R सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? देखिए, वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सकें। एक मिनट, कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, हमें गलत ढूंढना है। वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए दूसरी जगह जाते थे। ये बात बिल्कुल सही है। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ये भी बात सही है। कई बार ये लोग जो थे कि किसी जानवर का शिकार करने के लिए उसका पीछा करते करते दूसरी जगह चले जाते थे, बहुत दूर चले जाते थे, फिर ये वहीं बस जाते थे कि अब कौन इतनी दूर वापस जाए, यहीं बस जाओ। तो ये हाल हुआ करता था, इसलिए दूसरी जगह चले जाया करते थे। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे कि अब इस समय उस जगह पे उन पेड़ों पर बढ़िया फल लगे होंगे, चलो वहां चलते हैं, इसलिए वहां चले जाते थे। ठीक है, वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सकें। नहीं, ये बात इसके बारे में बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप में भिन्न होते गए। कैसे? जो पालतू जानवर थे उनके दांत छोटे होते चले गए जंगली जानवरों से, और जो पालतू जानवर थे उनके सींग छोटे होते चले गए जंगली जानवरों की तुलना में। ठीक है, इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मेहरगढ़ से क्वेश्चन पूछा गया है 15 दिसंबर 2024 को। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेहरगढ़ के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ वो स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना सीखा था। ठीक है, ऑप्शन ए। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों और बकरियों की हड्डियां भी पाई गई।
मेहरगढ़ में घर चौकोर और आयताकार होते थे। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके पास ए सी ए बी और बी सी है। देखिए अब इसमें जो है ऑप्शन आपका बी, एक तो मेहरगढ़ में हिरण, भेड़ और बकरियों की हड्डियां पाई गई हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग मृतक के साथ बकरियों को भी दफना दिए थे। मेहरगढ़ में घर चौकोर और आयताकार होते थे, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन कट जाएगा कि मेहरगढ़ वो स्थान था जहाँ लोगों ने पहली बार चावल और मक्का उगाना शुरू किया, ये यहाँ पे राइट नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी और सी आपका राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है, देखिए जो रिसेंटली क्वेश्चन है वो भी हमने ऐड किए हैं। कहता है निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से अलग थे, क्या अंतर था। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। जी बिल्कुल, इन्हीं कारणों से नवपाषाण युग जो है वो पुरापाषाण से अलग है, क्योंकि पुरापाषाण में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं था। जो नवपाषाण युग था उसमें ओखली मूसल का प्रयोग मिलता है। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था नवपाषाण युग में। विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे। पत्थर के औजारों का प्रयोग भी यहाँ पे शुरू हो गया था। तो यहाँ पे हमारा पत्थर के औजारों का प्रयोग ये तो बहुत पहले हो गया था, ये नहीं, ये हटा दो। आपका ऑप्शन ए बी सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 2 3 राइट हो जाएगा। पत्थर के औजारों का प्रयोग तो बहुत पहले हो गया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो नवपाषाण युग है वो पुरापाषाण से कैसे अलग है। तो पुरापाषाण से इसलिए अलग है क्योंकि नवपाषाण युग में उखली मूसल का प्रयोग मिला, बर्तन का प्रयोग मिला और विभिन्न प्रकार की चीजों से बुने हुए कपड़े मिले। पत्थर के औजारों का प्रयोग तो पाषाण काल में, पुरापाषाण युग में होता था, लेकिन हमसे क्वेश्चन नवपाषाण युग के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, इसलिए 1 2 3 राइट हो गया। फोर्थ ऑप्शन आप हटा दो। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थर्ड चैप्टर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, नोट्स लेने के लिए फटाफट ये जो नंबर दिया गया है यहाँ व्हाट्सअप करके नोट्स की डिटेल जान लीजिए। आपको कुछ फीस पे करनी होगी, कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिर इन नोट्स को, हमारी वीडियोस देखिए, नोट्स को आप अपने आप बैठ करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा।